दोस्तों, आज के जिद्दी बिलियनर के एपिसोड नंबर 41 और आखिरी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल से हमारी नई कहानी द साइलेंट मिलेनियर शुरू होने जा रही है। आप जरूर उस कहानी को सुने और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक दिन टीवी पर न्यूज आई, जानवी ने ऑफिशियल मारवा कॉरपोरेशन वाइनरी का मैनेजमेंट संभाल लिया है। काशीनाथ की सारी प्रॉपर्टी उनकी पोती जानवी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। नितेश जो स्क्रीन देख रहा था, उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। तभी सिद्धार्थ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने नितेश से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं था कि क्या हुआ होगा। नितेश ने घास के मैदान पर दादी और काशीनाथ को देखकर कहा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। जब दो लोगों को एक ही प्रकार के फूल से एलर्जी होती है, आंटी को ये मेरे दादाजी से विरासत में मिला है, तो मुझे किससे विरासत में मिला? मेरे दादाजी के अलावा और किससे हो सकता है? उसने कड़वाहट से अपनी बात जारी रखकर कहा, मेरे मोम डैड ने बचपन से ही मेरी परवाह नहीं की, लेकिन जानवी को लाड प्यार दिया। मैंने डीएनए टेस्ट किया था। मैं समझ गया हूँ कि मैं दादाजी का बेटा हूँ, नाजायज बेटा। मेरी माँ शायद उसी धंधे में थी। जयंत ने मुझे तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया था। तभी सिद्धार्थ ने शांत भाव से पूछा, तुम्हें मारवा परिवार की हर चीज उन्हें क्यों सौंपनी है? आगे से नितेश की आवाज भारी हो गई। उसने जवाब देकर कहा, क्योंकि दादी के पास ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर उन्हें पता चला कि उनका लाडला पोता असल में उनके पति की नाजायज औलाद है, तो ये सदमा उनकी जान ले लेगा। वो उन्हें पछतावे के साथ विदा नहीं होने दे सकते। नितेश ने एक गहरा त्याग किया था। दादी की शांति के लिए अपनी विरासत और पहचान दोनों छोड़ दी थी। वो वहां से चला गया। मयूरी जो ये सब देख रही थी, चिंतित होकर बोली, सिद्धार्थ, क्या नितेश भाई को सब कुछ पता चल गया? मुझे जाकर देखना चाहिए। आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बोला, हनी, अब लेकिन मत कहो। नितेश इस मामले में तुमसे कहीं ज्यादा स्पष्ट है। उसे अभी तुम्हारी नहीं किसी और की जरूरत है। वहीं उधर कमरे में सुरभि बालकनी को पौधों पर पानी दे रही थी। तभी नितेश ने पीछे से जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। सुरभि ने उसकी धड़कनें महसूस की और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? नितेश ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा कर कहा, कुछ खास नहीं। तुम मेरी वाइफ हो। मैं जब चाहूंगा तुम्हें गले लगाऊंगा। फिर उसने धीरे से पूछा, पत्नी, क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? मैं अपने दादा का बेटा हूँ। मैं नाजायज बेटा हूँ। जन्म से ही मैं महज एक मोहरा था। उसकी बात सुनकर सुरभि ने गमला नीचे रख दिया। उसे सब समझ आ गया था। उसने नितेश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देख कर कहा, हबी, कोई भी अपने परिवार का बैकग्राउंड तय नहीं कर सकता, लेकिन हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये हम खुद चुन सकते हैं। तभी नितेश ने सुख दुखद मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूं। मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। आगे से सुरभि ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, दादा दादी मयूरी चंचल आंटी सब ने तुम्हें प्यार दिया, और किसने कहा कि किसी को तुम्हारे जन्म की उम्मीद नहीं थी? अगर तुम पैदा ना होते, तो क्या मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिलता? उसकी बात सुनकर नितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर की दुनिया में उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन यहाँ इन बाहों में उसने अपनी पूरी दुनिया पा ली थी। नितेश ने सुरभि के बालों को दृढ़ता से चूमा। वो सब कुछ समझ गया था। पहचान और फैमिली बैकग्राउंड अब उसके लिए महज फॉर्मेलिटी थी। उसे बस सुरभि के साथ गर्माहट चाहिए थी। इसलिए नितेश ने सुरभि की आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैं अतीत में जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जो परिवार तुम मुझे दोगी, जो बेटा तुम मुझे दोगी, और जो प्यार तुम मुझे दोगी, उससे मैं संतुष्ट हूँ। उसकी बात सुनकर सुरभि ने मुस्कुराकर उसका जबड़ा चूम लिया। उसने मन ही मन सोचा, बेवकूफ लड़का। इस विशाल दुनिया में वो दोनों अकेले थे, लेकिन एक दूसरे के साथ पूर्ण थे। तभी सुरभि ने खुद को उसकी बाहों में अलग किया और बहाना बनाकर कहा, नितेश, मैं कैक्टस के पौधे को पानी डालना भूल गई थी। मैं पानी का डब्बा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। नितेश वहीं बालकनी में खड़े रखे कैक्टस और आधी खाली हो चुकी पानी की कैन को देखता रहा। तभी सुरभि ने सिर बाहर निकाल कर कहा, हबी, क्या आपने मेरी पानी देने वाली कैन देखी? मुझे याद आया है, मैंने अभी अभी सिंक पर ही रखा था। बोलते बोलते अचानक सुरभि रुक गई।
उसने देखा कि नितेश की नजर बालकनी पर रखी उस कैन पर थी जिसका इस्तेमाल वो पहले कर चुकी थी। दोनों की निगाहें मिली। एक में अचंभित भाव था और दूसरे में समझदारी। बिना कुछ कहे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वहीं उधर विला के बाहर घास के मैदान पर नन्हा आरुष खेल रहा था। उसके पास खड़ी चंचल ने व्हील चेयर पर बैठी दादी के घुटनों का कंबल डालकर कहा, माँ, बाहर ठंडी हवा है, यहाँ ठंड से जम मत जाना। आगे से दादी ने खुश होकर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वहीं मयूरी उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने आगे आकर कहा, नानी, माँ आपकी देखभाल बिल्कुल वैसे कर रही है जैसे आप नन्ना आरुष हो। तभी काशनाथ, जिनका चेहरा अब कमजोर लेकिन स्नेहपूर्ण था, उन्होंने दादी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुसुम, हमारे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। तुम इसके लिए भगवान का आभारी कर सकती हो। उसकी बात सुनकर दादी ने नीले आसमान की ओर देखा और बुदबुदा कर कहा, हे भगवान, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। तभी चंचल ने एक कार्नेशन का फूल तोड़ा और दादी को देकर कहा, माँ, ये आपके लिए। आगे से काशनाथ ने वो फूल तोड़कर दादी के सफेद बालों में लगा दिया और मुस्कुरा कर बोला, कुसुम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उनकी बात सुनकर दादी मुस्कुराई। जीवन के इस पड़ाव में उन्हें कोई पछतावा नहीं था। तभी आरुष की आवाज गूंजी, दादी जी, देखिए मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। दादी ने ऊपर देखा। एक रंगीन पतंग नीले आसमान में किसी स्वर्ग दूत की तरह तैर रही थी। उनकी आंखों में संतोष के आंसू भर आए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए। इसके कुछ दिन बाद आज रेड स्पैरो रेड वाइन की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रेड कारपेट पर कैमरों की चमक के बीच मयूरी का आगमन हुआ। हल्के पर्पल कलर की ड्रेस में वो किसी देवी जैसी लग रही थी। पिछले 4 वर्षों में एक एक्ट्रेस के एक सफल बिजनेस वुमेन बनने तक का उसका सफर बेमिसाल था। रिपोर्टर्स ने तुरंत उसे घेर लिया। एक रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करके कहा, डायरेक्टर मयूरी, आपकी वाइन ने मारवा कॉर्पोरेशन को कड़ी टक्कर दी है। क्या आपको लगता है कि आप उन्हें पछाड़ पाएंगी? मयूरी ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा कर कहा, आंकड़ों के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में हमारी बिक्री मारवा कॉर्पोरेशन से अधिक हो गई। सवाल यह नहीं है कि क्या हम पछाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने ये कर दिया है। तभी एक रिपोर्टर ने उससे फिर पूछा, आपने दिल्ली के सेंटर में महंगी जमीन खरीदकर फूलों के खेत बनाए, इतना पैसा? उसके जवाब में मयूरी ने एंट्री गेट की तरफ देखकर कहा, दरअसल ये जमीन मेरे परिवार की ही थी। वहां सिद्धार्थ खड़ा था और उसके पीछे व्हीलचेयर पर काशीनाथ और उनके साथ चंचल थी। सभी चौंक गए जब मयूरी ने आगे बढ़कर काशीनाथ का हाथ थामा और कहा, नाना जी, ये एक ऐतिहासिक पल था। मयूरी ने पब्लिकली अपनी पहचान एक्सेप्ट कर ली थी। तभी गोल्डन अक्षरों में लिखा बोर्ड अनावृत हुआ, मारवा कॉर्पोरेशन रेड स्पैरो। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक परिवार के पुनर्मिलन का उत्सव था। इवेंट के बाद चंचल काशीनाथ को नए फूलों के खेतों में ले गई। काशीनाथ ने पूछा, ये कौन से फूल हैं? तभी मयूरी ने उनकी बात का जवाब देकर कहा, दादाजी, ये डंडेलियन के बीज हैं। 2 महीने बाद पूरे शहर में बर्फ की तरह फैल जाएंगे। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने उदास मुस्कान के साथ कहा, ओह, मुझे डर है कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नितेश को देखकर कहा, नितेश, क्या अब भी तुम मुझे पापा कहने को तैयार नहीं हो? उसकी बात सुनकर नितेश का दिल भर आया। वो झुका और उसने काशीनाथ का हाथ पकड़कर कहा, पापा। उसके मुंह से पापा सुनकर काशीनाथ ने राहत की सांस लेकर कहा, बड़ों की गलतियों में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। तुम मेरे बेटे हो। मैं अब रश्मि को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। वो तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरे जाने के बाद तुम ही परिवार के हेड होगे। आगे से नितेश और चंचल ने उन्हें आश्वासन दिया। तभी काशीनाथ ने आकाश की ओर देखा, कल्पना में उड़ते डंडेलियन के फूलों को निहारा और शांति से अपनी अंतिम सांस ले ली। ऐसे समय बीतता गया। मयूरी अब पूरी तरह से वाइनरी के काम में रम गई थी। एक शाम जब वो घर लौटी तो उसने गेट पर एक बदहवास औरत को देखा। वो जानवी थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आंखों के आगे काले घेरे पड़ चुके थे। जानवी ने उसको देखते ही चिल्लाकर कहा, मयूरी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से मयूरी ने उसे ठंडी नजरों से देखकर कहा, मैंने तुम्हें मारवा की प्रॉपर्टी दी थी। अगर तुम उसे नहीं संभाल पाई तो ये तुम्हारी गलती है। तभी जानवी रो पड़ी। उसने सिसक कर कहा, मेरे मम्मी पापा जेल में है।
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे रात में बुरे सपने आते हैं। मुझे लगता है कि दिशांत वापस आ गया है। उसकी बात सुनते ही मयूरी समझ गई कि ये सिद्धार्थ का काम था। उसने बेरुखी से सिक्योरिटी गार्डों से कहा, इसे बाहर फेंक दो, और बिना पीछे मुड़े अंदर चली गई। शाम को सिद्धार्थ घर लौटा। मयूरी ने उसके कोट से शराब की गंध महसूस करके कहा, तुम्हें पी है? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी सी, और नहाने चला गया। मयूरी जब कपड़े रखने बाथरूम में गई तो सिद्धार्थ ने उसे रोक कर कहा, वापस आओ। बाथरूम की धुंध में सिद्धार्थ का गीला गठीला शरीर चमक रहा था। मयूरी कुछ कह पाती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे बाहों में खींच कर कहा, हनी कितना समय हो गया है। और उसने मयूरी के प्रतिशोध को इग्नोर करके उसे प्यार में डुबो दिया। आधे घंटे बाद मयूरी बिस्तर पर लेटी थी और सिद्धार्थ सिगरेट पी रहा था। उसने मयूरी को मना कर पूछा, क्या तुम सच में गुस्से में हो? आगे से मयूरी ने उसके सीने पर उंगली फेर कर पूछा, अभी क्या जानवी और उसके माता पिता की हालात के पीछे तुम्हारा हाथ है? सिद्धार्थ ने मयूरी के बालों को चूमकर एक्सेप्ट करके कहा, हाँ, जयंत लालची हो गया था, इसलिए मैंने उसे और उर्मिला को जेल भिजवा दिया। और जानवी, उसे डराने का इंतजाम भी मैंने किया था। जो चीज तुम्हारी है उसे दूसरों को क्यों देना? जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे 10 गुना लौटाऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। उसने सिद्धार्थ को चूम कर कहा, अभी तुम बहुत अच्छे हो। आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कस कर कहा, हनी, अब हमारा एक ट्रेडिशनल ग्रैंड शादी करने का समय आ गया है। उसकी बात सुनकर मयूरी चौंक गई। उसने धीरे से कहा, "हम्म।" तभी सिद्धार्थ ने शरारत में कहा, हाँ, हमारा बेटा बड़ा हो गया है और हमारी बेटी भी जल्द आने वाली है। क्या तुम चाहती हो कि शादी का समय तुम्हारे पेट दिखाई दे? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने हल्का सा शर्मा कर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती।" इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए और फ्यूचर की गोल्डन यादें बुनने लगे। मारवा परिवार का तूफान अब थम चुका था। उनके सामने सिर्फ खुशियों का सागर था। तभी सिद्धार्थ ने उसे आश्वासन देकर कहा, हनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूल्हे के दोस्त विक्रम और अभिराज होंगे। उनसे काफी समय से मुलाकात भी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मयूरी खिल उठी। इतने भी खुश होकर उसने कहा, हाँ, पिछले 6 महीनों में हमने बहुत से लोगों को नहीं देखा। कंचन, विक्रम, निया और मैं उन सभी को बहुत याद करती हूँ। ऐसे ही उसने कुछ और लोगों का नाम भी लिया। आगे से सिद्धार्थ ने झुककर उसे चूम कर कहा, तुम उन सबको बहुत जल्द देख पाओगी। अभी अपना काम रोक दो। बस तुम ये बताओ कि तुम किस तरह की शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। और अगले ही दिन शहर में एक दुखद खबर फैल गई। जानवी ने 21वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जयंत और उर्मिला, जो कभी धन और सत्ता के नशे में चूर थे, अब जेल के सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। उनकी लाइफ मौत से भी बदतर थी। 18 जून का दिन पूरे शहर के लिए उत्साह का दिन था। सिद्धार्थ और मयूरी की मैरिज सेरेमनी थी। मेहरा विला में मयूरी सुबह सुबह जाग गई थी, घबराहट और उत्साह का मिश्रण दिए। नीचे शादी की तैयारियों का शोर गूंज रहा था। उसके मेकअप में 6 घंटे लग गए। जब मयूरी तैयार होकर उठी तो मधु की आंखों में सामने फटी की फटी रह गई। उसने मयूरी की तारीफ करके कहा, ओह वाह मयूरी, आज तुम यकीनन धरती की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। मयूरी ने गुलाबी रंग के गाउन में खुद को आईने में देखा। हीरे और मोतियों से जड़ा गाउन उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। उसने चिढ़कर कहा, मधु, सिर्फ तुम्हारे ही होठ इतने प्यारे हैं। तभी दरवाजा खुला और कंचन और निया अंदर आई। कंचन, जो अब फ्रांस से लौटी एक फेमस कॉमिक कलाकार थी, लाल रंग के कोट में अग्नि समान दमक रही थी। वहीं निया सफेद और हरे रंग की ड्रेस में किसी शांत नदी की तरह निर्मल लग रही थी। वहीं मयूरी को देखकर निया ने मुग्ध होकर कहा, ओ मयूरी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। यंग मास्टर सिद्धार्थ तुम्हें देखकर पूरी तरह मुग्ध हो जाएंगे। तभी कंचन ने आंख मारकर कहा, शायद तुम कल बिस्तर से उठ भी ना पाओगी।" उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। उसने शर्मा कर कहा, ऐसी बकवास मत करो, तुम दोनों जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लो। तभी पटाखों की आवाज गूंजी, दूल्हा आ गया था। मयूरी ने छिपकर देखा, सिद्धार्थ सफेद सूट में किसी ग्रीक देवता की तरह आकर्षक लग रहा था। सूरज की किरणें उनके बालों से खेल रही थी। मयूरी की सांसें थम गई।
लेकिन कंचन ने उसके खिड़की से हटाकर उसे कहा, इतनी आसानी से नहीं, यंग मास्टर सिद्धार्थ को थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। इसके बाद सिद्धार्थ दरवाजा खटखटाने पहुंचा तो उन्हें रोक दिया गया। कंचन और निया ने मजाक में उससे कहा, कमरे के बाहर लटके गुब्बारों में चाबियां छिपी हैं, ढूंढो और अपनी रानी को ले जाओ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अभिराज को इशारा किया। अभिराज ने एक बच्चे से धनुष बाण लिया और अपने स्टिक निशाने से गुब्बारों की कतार को भेज दिया। लड़कियां उसकी मर्दानगी और बेपरवाह अंदाज पर मर मिटी, लेकिन चाबी मिलने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तभी अंदर से दोबारा से कंचन की आवाज आई, जीजू पहले मयूरी की तारीफ में 7 शब्द बोलिए। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, "हम्म, सफेद, चिकनी, सुगंधित, मुलायम, दृढ़ और चंचल।" ये सब सुनकर भीड़ हंस पड़ी। तभी कंचन ने फिर टोक दिया, एक और शब्द।" आगे से सिद्धार्थ ने होठों को जीभ से गिला किया और धीमी कामुक आवाज में कहा, कोमल।" मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब बारी थी सालियों के नेक मांगने की। उन्होंने 1 लाख की मांग की और सिद्धार्थ ने कोई मोल भाव नहीं किया, मान गया। तभी विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही निया उससे टकरा गई। निया सन रह गई। विक्रम, जिसे उसने 1 साल से देखा नहीं था, अब और भी शांत और सुंदर लग रहा था। तभी विक्रम ने लाल लिफाफा दिया और गलती से उसकी उंगलियां निया के हाथ को छू गई। निया को बिजली का झटका लगा। उसने जल्दी से हाथ खींचा, लेकिन विक्रम ने दरवाजा पूरा खोल दिया। इसके बाद सिद्धार्थ अंदर आया और मयूरी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने मयूरी के कान में फुसफुसा कर कहा, माफ करना हनी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। इसके बाद गाड़ी में बैठते ही मयूरी ने पीछे 66 लिमोजीन्स की लाइन देखी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम कर पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? मयूर ने शर्म से चेहरा घुमा लिया। शादी का स्थान शहर के बीचों बीच फूलों के खेत में था। डंडेलियन के फूल बर्फ की तरह बिछे थे। कांच के गुंबद वाला चर्च भव्य लग रहा था। निया फूलों के बीच खड़ी थी, थोड़ी जलन और उदासी लिए। तभी उसे धक्का लगा और वो गिरने ही वाली थी। विक्रम ने उसे थाम लिया। उसकी नजरों का मिलन हुआ। रिपोर्टर्स ने कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया और हेडलाइन बनाई, किंग विक्रम और देवी निया। इसके बाद निया ने खुद को छुड़ाया और रिपोर्टर्स के सवालों को इग्नोर करके वहां से चली गई। विक्रम भी गायब हो गया। उधर कंचन एक अमीर बिजनेसमैन की बातों से बोर हो रही थी। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट अशोक, आप यहाँ हैं? सिद्धार्थ किसी का स्वागत कर रहा था। कंचन का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो जानती थी कि ये कौन है। वो आदमी जब अब राजावत परिवार का नौकर नहीं, बल्कि एक पॉपुलर फाइनेंस दिग्गज था। और कंचन जानती थी कि उसके साथ खड़ी महिला की आवाज भी उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती है। अतीत के अध्याय बंद हो रहे थे और नए अध्याय प्रेम, विरह और पुनर्जन्म के अभी शुरू हुए थे। उस पल कंचन को अपनी हथेली पर एक स्पर्श महसूस हुआ। उसने नजर घुमाकर देखा तो पाया चंचल ने उसका हाथ थाम लिया था। सामने खड़े व्यक्ति को विदा करके चंचल ने कहा, हमें अभी कुछ काम निपटाने हैं, समय मिलने पर फिर बात करेंगे। कंचन ने भीड़ को थोड़ा दूर ले जाकर चंचल से धीमी आवाज में पूछा, चंचल, तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचती हो? अमीर है, प्रतिभाशाली है और देखने में बुरा भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ खटकता है। सुना है अतीत में उसकी कई गर्लफ्रेंड्स रही है। वो हद से ज्यादा अय्याश है और हम उसे नहीं चाहते। उसकी बात सुनकर कंचन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने मजाक में कहा, आंटी, भले ही उसका अतीत रंगीन रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। क्या पता मेरे साथ डेटिंग करने के बाद वो मुझ पर मोहित हो जाए, सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहे। आगे से चंचल ने प्यार से कंचन का सिर सहलाकर कहा, हमें शायद नहीं चाहिए। विवाह एक जुआ नहीं, जीवन भर का साथ है। कंचन की माँ के गुजरने के बाद पहली बार कंचन ने अपनापन महसूस किया था। उसने भावुक होकर अपना सिर चंचल के कंधे पर रखकर कहा, आंटी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आगे से चंचल ने हंसकर कहा, मयूरी और तुम दोनों मेरी बेटियां हो। राजावत और मेहरा परिवार का रिश्ता पीढ़ियों पुराना है। अब जब मयूरी ठीक है तो मुझे तुम्हारी चिंता है। फ्यूचर में तुम्हारी शादी मेहरा परिवार के बाहर ही होगी। उसकी बात सुनकर कंचन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं अपने मानदंड कम कर लूंगी, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी। तभी वहां हलचल हुई। सिद्धार्थ, अशोक और नितिका वहां आ पहुंचे।
नीतिका जो अशोक की मंगेतर थी, अशोक का हाथ थामे खड़ी थी। कंचन ने सिर उठाया। वो गर्माहट जो उसने अभी महसूस की थी, पल भर में गायब हो गई। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अशोक, ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? अशोक अपने ग्रे सूट में किसी देवता की तरह आकर्षक लेकिन बहुत ठंडा लग रहा था। उसकी गहरी संगमरमर जैसी आंख किसी को भी आर पार देख सकती थी। उसने भाव शून्य होकर पूछा, तुम वापस आ गई? कंचन ने संक्षिप्त सा जवाब देकर कहा, हाँ। तभी नीतिका ने मुस्कुराकर कहा, कंचन, देश में तुम्हारा स्वागत है। सिद्धार्थ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करके पास खड़ी चंचल की तरफ देखकर कहा, माँ, आप दोनों क्या बातें कर रही थी? चंचल ने जवाब देकर कहा, मुझे कंचन की शादी की चिंता है। यहाँ आए सभी लड़के इसे देख रहे हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग कम हैं। अशोक, अब कंचन की माँ नहीं है। तुम्हें एक बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखना होगा। अशोक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो हंसा, एक मर्दाना और बेपरवाह हंसी। उसने हंसकर कहा, मैं उसे तंग करना तो चाहता हूँ, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा। चंचल इसे भाई बहन का मजाक समझकर मुस्कुरा दी, लेकिन कंचन का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि अशोक के शब्दों के पीछे असली मतलब क्या है। अपने मंगेतर के सामने भी उसे ये कहने में शर्म नहीं आई। वो एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। कंचन ने बहाना बनाकर कहा, मैं मयूरी को देखने जाती हूँ, और वहां से निकल गई। वो भीड़ से बचकर एक सुनसान गलियारे में गई, लेकिन जैसे वो एक कोने से गुजरी, उसके एक कदम ठिठक गई। अशोक वहां पहले से मौजूद था। वो दीवार से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। धुएं के बीच उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, जिससे वो और भी खतरनाक लग रहा था। कंचन पलटना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो जीवन भर उससे भाग नहीं सकती। वो चुपचाप उसके पास से गुजरने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम मुझे देखकर एक शब्द भी क्यों नहीं बोली? क्या मुझे ना जानने का नाटक कर रही हो? कंचन रुक गई। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अशोक ने सिगरेट का कश लिया और व्यंग से कहा, ओह, तो तुम उस आदमी को भूलने में भी सक्षम हो जिसके साथ तुम बिस्तर शेयर कर चुकी हो? उसकी बात सुनकर कंचन ने आंखें मूंद ली। वो भागना चाहती थी, लेकिन अशोक ने उसे पकड़ लिया। दीवार से सटाकर कहा, दूसरों को देखकर तो तुम बहुत हंसती हो। मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा ठंडा क्यों हो जाता है? क्या फ्रांस में रहकर तुम्हारी प्रिजर्वेंस बदल गई है? उस कंचन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच तो यह है कि मुझे शुरू से ही तुम्हें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। ये सुनते ही अशोक की आंखों में हिंसक भाव आ गए। उसने कंचन को और जोर से भींच कर कहा, मुझे छोड़ दो अशोक, वरना मैं। अशोक ने उसके चेहरे के करीब आकर कहा, वरना क्या? क्या तुम मुझे फिर से छुरा घोंपोगी? पिछले बार तुम्हारा निशाना चूक गया था। अगली बार मेरे दिल पर वार करना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसने कंचन के अतीत को कुरेद कर कहा, याद है जब तुम 15 साल की थी? उस सफेद टोप में तुम कितनी मासूम लगती थी। तब तुम मुझे रिझा नहीं रही थी, तो क्या कर रही थी? और अब देखो, मैं तुमसे चिपक रहा हूं। कंचन की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक शून्य था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मंगेतर बाहर है। आगे से अशोक ने हंसकर कहा, नीति का, वो एक अमीर घर की बेटी है। वो चीजों को इग्नोर करना जानती है। कंचन, शादी मत करना। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। बस मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। उसकी बात सुनकर कंचन हैरान रह गई। क्या वो उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था? कंचन को घिन आ रही थी। अशोक ने जैसे उसे और करीब खींचना चाहा, उसे महसूस हुआ कि कंचन का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसने नीचे देखा। कंचन के हाथ से एक छोटा चाकू था, और जिसे उसने अपनी ही गर्दन पर रखा हुआ था। अशोक की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर ली। कंचन लड़खड़ाकर खुद को संभाला और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। उसने अशोक की आंखों में देखकर कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब तक जिंदा हूं, मुझे छूने की सोचना मत। दफा हो जाओ यहां से। अशोक कुछ पल उसे ही देखता रहा, फिर हंसा और एक ठंडी करूर हंसी। उसने अपनी सिगरेट सुलगा कर कहा, लगता है मैं अब भी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। ये कहकर वो मुड़ा और धुएं के छल्ले बनाकर चला गया। उसके जाते ही कंचन
वहां जमीन पर पड़ गई। उसके घुटनों में ने सिर छिपा लिया। कंचन ने उसको हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। दूसरी तरफ अभिराज इस शादी इवेंट में बड़ा ऊब चुका था। रईस जादव की ये दुनिया उसे रास नहीं आती थी। उसका मन कर रहा था कि वो बेस पर जाकर कुछ 1000 मीटर दौड़ लगाई। सबसे ज्यादा चीज उसे उन लड़कियों से खिंच हो रही थी जो उसे भूखी नजरों से देख रही थी। वो 6 फुट 3 इंच का एक फुलादी जिस्म वाला कमांडो था, जिसकी सफेद शर्ट उसकी मांसपेशियों को छिपाने में नाकाम थी। वो लापरवाही से टहलता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने मन ही मन में सोचा, ओह, दुश्मन तो हर जगह मिल जाते हैं। वो वंशिका बजाज थी। वंशिका ने हरे रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गुलाबी फूल बने थे। वो भीड़ में सबसे अलग और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर किसी तराशी हुई मूर्ति जैसा था। लेकिन वंशिका का मूड खराब था। उसके पापा ने जबरदस्ती उसे ये तंग ड्रेस और हाई हील की सैंडल पहनाती थी, जिसमें चलना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अभिराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। वहीं उसको ऐसे मुस्कुराते हुए वंशिका का चेहरा और गुस्से से फूट पड़ा। उसने उसे घूर कर कहा, क्या देख रही हो? क्या कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी, गंदे दरिंदे? उसकी बात सुनकर अभिराज ने हंसकर कहा, खूबसूरत औरतें तो बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं। क्या तुमने वो मुहावरा सुना है, एक खूबसूरत औरत किसी मशहूर सुंदरी की नकल करने की कोशिश कर रही है? उसकी बात सुनकर वंशिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये चिल्लाकर उसने अभिराज को लात मारने के लिए पैर उठाया। अभिराज जो फ्लेमिंग फोर्स का कमांडो था, उसने आसानी से उसका पैर हवा में ही पकड़कर कहा, ओह मिस वंशिका, लहंगा पहनकर लात मारना? क्या तुम जानबूझकर मुझे कुछ दिखाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर वंशिका सकपका गई। वहीं अभिराज की नजर उसके जांघों पर पड़ गई और उसने शैतानी लहजे में कहा, ये क्या है? उसकी बात सुनकर वंशिका शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने आह भर कर कहा, ओह, छोड़ो मुझे। अभिराज ने उसका पैर छोड़ दिया। ऊंची एड़ी और असंतुलन के कारण वंशिका धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोग हंसने लगे। वंशिका की आंखों में आंसू छलक आए। शर्मिंदगी और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोच के कारण खड़ी नहीं हो पा रही थी। अभिराज को उसे गिरा देने से देखने से मजा तो आया, लेकिन जब उसने उसके गालों पर आंसू देखे तो वो ठिठक गया। वो सख्त जानलेवा कमांडो था, लेकिन एक रोती हुई लड़की, ये उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने एक हाथ बढ़ाकर रूखेपन से कहा, उठो। लेकिन वंशिका ने उसका हाथ झटक दिया, जिससे अभिराज को गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं मदद कर रहा हूं और तुम नखरे दिखा रही हो, उठती हो या मैं जाऊं? आगे से वंशिका ने रोकर चिल्लाकर कहा, जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अभिराज जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। उस लड़की की बेबसी और वो कार्टून वाली मासूमियत उसे रोक रही थी। उसने झुंझलाकर वापस मुड़कर कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। तभी पीछे से एक कड़कदार आवाज आई, छोटे बदमाश, तुम लड़के को इस तरह धमकाने की इजाजत किससे लेकर आए हो? अभिराज जम गया। वो उसके दादाजी राठी थे, रिटायर्ड जनरल और परिवार के सबसे सख्त मैनेजर। अभिराज ने मन ही मन में अपना माथा पीट लिया और आज उसकी शामत आने वाली थी। आज देशराज ने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनी थी, लेकिन उनके तेवर किसी कर्नल से कम नहीं थे। वो उग्र भाव से हड़बड़ी में दौड़े और उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी छड़ी सीधे अभिराज की ओर उठाकर कहा, तुम तो बड़े विद्रोही हो। अभिराज, जो आमतौर पर किसी से नहीं डरता था, अपने दादा के इस रूप से चौंक गया। बचपन की मार की यादें ताजा हो गई। वो उछलकर एक तरफ झुका और उसने चिल्लाकर कहा, दादाजी, अगर कुछ कहना हो तो कह दो, हाथ मत उठाओ प्लीज। उसकी बात को सुनकर देशराज का चेहरा गुस्से से लाल था। कुछ कहना है? मुझे कुछ कहना है? मैंने ऐसा पोता कैसे पाला? जब तुम घर से बाहर जाओ तो अपना सरनेम राठे मत बताना, मुझे शर्म आती है। तुम्हारी शिष्टता कहाँ गई? तुम एक लड़की को यूं ही परेशान कर रही हो। अभिराज ने चिढ़कर प्रतिवाद करके कहा, दादाजी, अपनी आंखें खोल कर देखो, वो किस तरह की लड़की मानी जाती है। तभी देशराज ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके कहा, ओह, तुम अब भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरा इंतजार करो। फिर देशराज ने अपने बाल ठीक किए और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान ओढ़ी।
फर्श पर बैठी वंशिका की ओर मुड़े। उनकी आवाज में शहद घुल गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ओ होने वाली बहुरानी, तुमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तुम कैसी हो? बहुरानी ये शब्द सुनकर अभिराज और वंशिका दोनों सन रह गए। तभी देशराज ने आगे बढ़कर कहा, बहू, आज उस शरारती अभिराज ने तुम्हें तंग किया। मैंने उसे सजा दे दी। चिंता मत करो, आगे दादाजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वैसे दादाजी बहुत दयालु हैं। शादी के बाद जल्द से परिवार को एक बड़ा सा बेटा दे देना। आगे से वंशिका के पास कहने को कुछ नहीं था। तभी उसके पापा मिस्टर बजाज वहां दौड़कर आए। उनको देखते ही वंशिका ने राहत की सांस लेकर हाथ बढ़ाकर कहा, पापा। ये सोचकर कि पापा उस दुष्ट अभिराज को सबक सिखाएंगे, लेकिन मिस्टर बजाज ने अपनी बेटे के हाथ को इग्नोर करके सीधे देशराज का हाथ थाम कर कहा, वो आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। आप सच में सीनियर जनरल के नाम के सार्थक हैं। आगे से देशराज ने हंसकर कहा, असली ताकत तो आपके पास है। आपकी ये बेटी, चाहे मैं उसे किसी भी नजर से देखूं, बड़ी खूबसूरत और काबिल है। उनकी बात सुनकर मिस्टर बजाज ने उत्साह से कहा, जी हाँ, चूंकि इन दोनों नौजवानों का भाग्य मिल गया, तो हम साथ बैठकर वाइन पीते हैं और शादी की बात पक्की करते हैं। आप जो भी दहेज मांगेंगे मुझे मंजूर है। वैसे ही बात करते रहे और हॉल के अंदर चले गए। वहीं वंशिका और अभिराज अवाक होकर उन दोनों बुजुर्ग को दूर जाते देख रहे थे। वो दोनों उनकी शादी तय करने चले थे, जबकि वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अभिराज ने हताशा में जेब में हाथ डाल लिया। उसने वंशिका को देखा और एक सख्त ऑर्डर देकर कहा, उठो। आगे से वंशिका ने उसे घूर कर कहा, दफा हो जाओ। अगले ही पल अभिराज ने उसे और किसी तरह से अपने कंधे उठा लिया और वहां से चल दिया। वंशिका की चीखें शादी के शोर में दब गई। इसी समय उधर दूसरी तरफ शादी के इवेंट में नन्हा आरुष मेज पर रखी चेरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी सुरभि ने उसे एक चेरी पकड़ाई। आरुष ने सुरभि को देखा और उदास हो गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, सुरभि आंटी, आप मुझे याद नहीं करती? वहीं सुरभि की आंखों में एक खालीपन था। वो भूलने लगी थी चेहरे, बातें, यादें। तभी नितेश ने आरुष को गोद में उठाकर कहा, नन्हे आरुष, कोई बात नहीं। जब तक तुम आंटी सुरभि को याद रखोगे, तब तक सब ठीक है। तभी सुरभि ने नितेश को देखा। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अथाह प्रेम देखकर वो उसका दिल धड़क उठा। तभी नितेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी छोटी नानी सुरभि के पेट में जुड़ा बच्चे हैं, और एक और खुशखबरी है कि मयूरी भी प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। रिश्ते के हिसाब से वो मयूरी का मामा था और सुरभि मामी, इसलिए वो आरुष का नाना लगा। वहीं उसकी बात सुनकर आरुष खुशी से उछल पड़ा और उसके माता पिता को बताने भाग गया। उसके बाद नितेश ने सुरभि को अपनी बाहों में भरकर कहा, हिलो मत, वो देखो शादी की रस्में शुरू हो रही है। उधर पंडाल में सिद्धार्थ, मयूरी और एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया, चाहे गरीबी हो या धन, बीमारी हो या स्वास्थ्य। पंडित के शब्दों के साथ उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और अग्नि के साथ फेरे ले लिए। ऐसे ही उनकी ग्रैंड वेडिंग हुई। इसके एक महीने बाद सुरभि ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया। अब सभी की लाइफ खुशी से बीत रही थी। अगले एक महीने में अभिराज और वंशिका की शादी हो गई। निया और विक्रम की शादी का प्लान बन रहा था। उधर कंचन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और मधु को भी उसका लव ऑफ लाइफ मिल गया था। इधर मयूरी ने अपना बाइनरी का बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था और सिद्धार्थ की मदद और जानवी की मौत के बाद मारवा परिवार की पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल गई थी, जिसमें से उसने सिर्फ बाइनरी अपने पास रखी और पूरी प्रॉपर्टी नितेश को सौंप दी। ऐसे ही खुशी खुशी उनकी लाइफ चल रही थी। उनकी 9 महीने बाद मयूरी ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। आरुष जो 2 साल का हो गया था, वो अपनी छोटी बहन को देखकर बड़ा खुश था। सिद्धार्थ ने अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाया और उसके माथे को चूम कर कहा, मयूरी, मुझे विश्वास है ये बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। हॉस्पिटल के बाहर से कंचन, धर्मपाल, चंचल, सारिका, हेमराज उन चारों को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। इसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ टी पेविलियन विला में रहने लगे। रोज आरुष कोई न कोई नई शरारत करता और सिद्धार्थ उसके किए के नतीजे भुगतने पड़ते। ऐसे ही उनकी खुशी भरी जिंदगी चलती रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और कल से हमारी नई कहानी द साइलेंट मिलियनियर शुरू होने जा रही है। आप लोग जरूर देखें।